हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। आज हम 23 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपना थोड़ा एंगेजमेंट दिखाइए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड डू कमेंट। तो हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है कोविड डेथ्स, सेंटर ओकेज एक्स ग्रेशिया स्टेट फंड्स टू कवर इट। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिकमेंड किया है कि जिसकी भी कोविड-19 से डेथ हुई थी तो उसके जो भी नेक्स्ट किन होगा तो उसको लगभग 50,000 रुपये दिए जाएंगे एक्स ग्रेशिया के तौर पर। लेकिन ये जो 50,000 रुपये आएंगे ये नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से नहीं आएंगे, बल्कि ये आएंगे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 50,000 रुपये देने की स्टेट पर डाल दी गई है। वाइल ऑफिशियल फिगर्स, अब ऑफिशियल फिगर्स तो ये क्लेम करते हैं कि कोविड-19 की वजह से लगभग 4.5 लाख लोगों की डेथ हुई है। लेकिन अब सेंटर ने क्लियरली गाइडलाइंस निकाल दी है कि किस डेथ को कोविड डेथ माना जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जिसके पास सर्टिफिकेट होगा सिर्फ उसको ही ये 50,000 रुपये मिलेंगे। तो ऑन September 3 द सेंटर हैड लेड डाउन गाइडलाइंस स्पेसिफाइंग अंडर व्हाट कंडीशंस ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स कैन बी इशूड विद डेथ ड्यू टू कोविड-19। तो ये जो 4.5 लाख लोग हैं इनमें शायद लोग कुछ कम हो जाएं जिनको कि वो सर्टिफिकेट मिले। The payments NDMA added will continue to be provided for deaths that may occur in the future phases। तो अब NDMA ने ये भी क्लियर कर दिया है कि आगे भी कोविड-19 की वजह से जिसकी भी डेथ होती है तो उसके भी जो भी नेक्स्ट होगा कैन उसको भी 50,000 रुपये मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं जिनकी अभी तक डेथ हो चुकी सिर्फ उन्हें ही मिलेगी, आगे भी जिनकी डेथ होगी कोविड की वजह से तो उनका जो कैन होगा उसको भी मिलेंगे। अब यहाँ पर स्टेट्स का ये कहना है, जो सेंटर ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स को दे दी ही है कि आपको ही एक्स ग्रेशिया देना है, तो सेंटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे दूर नहीं भाग सकता है। तो यहाँ पर केरला के चीफ मिनिस्टर ने ये बात बोली है कि कुछ शेयर तो यहाँ पर सेंटर से भी आना ही चाहिए, सिर्फ आप स्टेट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान में तो ये बात बोल दी गई है, ये जो भी पैसा आना चाहिए एक्स ग्रेशिया को देने के लिए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से आना चाहिए, ना कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अब WHO ने नई गाइडलाइंस निकाली है जिसके अकॉर्डिंग कितना PM 2.5 या PM 10 का लेवल होना चाहिए जिसको हम मान सकते हैं कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस है। और अगर उस गाइडलाइंस के तहत माने तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया पोल्यूटेड हो गया है। तो वाइल अ PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 25 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इन अ 24 आवर पीरियड वाज कंसीडर्ड सेफ अर्लियर। तो इससे पहले PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन 25 माइक्रोग्राम जो माना जाता था ये ठीक होता है। उसके बाद WHO ने रिकमेंड किया है कि 15 माइक्रोग्राम से भी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है PM 2.5 का तो वो सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पर जब 15 माइक्रोग्राम ये बार सेट कर दिया गया तो उसकी वजह से बहुत सारे इंडिया के सिटीज़ हैं जो कि इस 15 माइक्रोग्राम के इसमें फॉल हो जाते हैं। अब रिकमेंडेड लेवल्स जो भी 6 मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स का बताया गया है, तो PM 2.5, 10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सबको डाउनवर्ड्स रिवाइज कर दिया गया है। तो PM 2.5 और PM 10 रेफर करते हैं पर्टिकुलर मैटर्स। जो PM 2.5 इसका मतलब जो 2.5 माइक्रोन से उससे कम है, और PM 10 मतलब 10 माइक्रोन से उससे कम का साइज़ है, तो वो PM 2.5 है, उनको PM 10 रेफर किया जाता है। और अब इसके बाद पूरा इंडिया ऑलमोस्ट पोल्यूटेड माना जा रहा है। WHO ने एस्टिमेट लगाया कि लगभग 7 मिलियन डेथ्स हर साल होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। द न्यू एयर क्वालिटी की वजह से जो इंडिया है उसको काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड जोन माना जा रहा है, और जो साउथ एशिया है वो भी काफ़ी पोल्यूटेड है, लेकिन उसमें इंडिया सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। बाय WHO's ओन एडमिशन जो 2005 की गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग लगभग 90% जो पॉपुलेशन थी वो पोल्यूशन के अंदर रह रही थी, लेकिन अब और ज़्यादा क्राइटेरिया जो बार है उसको और ज़्यादा कम कर दिया गया। तो इसकी वजह से लगभग इससे भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो पोल्यूशन के उसमें रह रही होगी, तो 90 से लगभग 95% तक ये चला जाएगा। हम आगे चलते हैं। जो दिल्ली में तो जो PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन WHO ने बताई उससे लगभग 17 टाइम्स ज़्यादा है। अब यहाँ पर फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये बोला सेंटर कांट रिटायर अ स्टाफर डिस्पाइट क्लीन चिट। अब यहाँ पर एक केस आया था जो कि केस था IRS ऑफिसर अशोक कुमार अग्रवाल का। तो 1985 बैच IRS ऑफिसर थे ये। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात बोली है कि सेंटर के पास सारी पावर और अथॉरिटी है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को कंपल्सरली रिटायर कर सकती है। जैसे इनके ऊपर कुछ केसेस थे, लेकिन इन सारे केसेस में इनको एक्विटल मिल गया था और ये जीत गए थे वो केसेस, लेकिन उसके बाद भी इनको सेंटर ने क्या किया, कंपल्सरली रिटायर कर दिया। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने इस रिटायरमेंट को बोला है ठीक है और ऐसे रिटायर कर सकती है, सेंटर के पास सारी पावर से कि वैसे कंपल्सरली रिटायर कर सकती है किसी भी एम्प्लॉय को। तो दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड द सेंटर हैज ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी टू कंपल्सरली रिटायर एन एम्प्लॉय इवन इफ देयर इज एक्विटल फ्रॉम द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इससे पहले जो भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए थे उन चार्जेस से उनको बरी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सेंटर के पास सारी पावर है कि वो इनको निकाल सकती है। तो बेसिकली इनको सेंटर ने यहाँ पर निकाल दिया है। आगे चलते हैं।
यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो ये सबसे पहले नागालैंड के गवर्नर थे, अब ये नागालैंड के गवर्नर नहीं रहे, अब ये बन गए तमिलनाडु के गवर्नर। तो RN रवि जो कि नागालैंड के गवर्नर थे, और साथ ही साथ जो नागा पीस अकॉर्ड की बातें चल रही थी, नागा पीस टॉक्स चल रही थी, वो यही इंटरलॉक्यूटर के तरह काम कर रहे थे। लेकिन जो NSCN इसाक मोवैया फैक्शन है उसने बोला था कि इनको इंटरलॉक्यूटर मत बनाओ, इनकी वजह से टॉक्स जो हैं वो उनका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहा है। अब यहाँ पर जो NSCN इसाक मोवैया उनका ये है कि उनको एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, सेपरेट फ्लैग चाहिए, लेकिन सेंटर इस डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं कि उनको कोई सेपरेट फ्लैग या सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। और ये कोई पीस टॉक्स आगे किसी रिजल्ट पे भी नहीं पहुंच रही थी। तो कुछ टाइम पहले इनको तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया, और साथ ही साथ इन्होंने अब इंटरलॉक्यूटर बनने से भी रेजिग्नेशन दे दिया है। तो अब ये नागा पीस प्रोसेस के ये इंटरलॉक्यूटर नहीं है। अब कोई नया इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट होगा तो वो हमें पता चल जाएगा। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर US में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला है कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन होना चाहिए वैक्सीन सर्टिफिकेट्स का। अगर हम UK के वैक्सीन सर्टिफिकेट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो जो UK है वो भी हमारे वैक्सीन सर्टिफिकेट्स को रिकॉग्नाइज करे। हम आगे चलते हैं। अब PM केयर्स फंड नॉट अ फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हाई कोर्ट को ये बात बोली गई, जो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है, तो ये PM केयर्स की फुल फॉर्म है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है अंडर द लॉ। हैज़ टोल्ड दिल्ली हाई कोर्ट दैट द ट्रस्ट का जो फंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है, और इसका जो भी अमाउंट है वो CFI में नहीं जाता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है, और इसका अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है। भले ही आप ये बोलो कि जो ट्रस्ट है ये स्टेट है और इसको आर्टिकल 12 के अंदर आना चाहिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या ये पब्लिक अथॉरिटी RTI के अंदर, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली ये बताया गया है ये जो फंड है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया, ना ही पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, ना ही स्टेट असेंबली के किसी भी लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया। अब बेसिकली हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, जो PM केयर्स फंड है उसको स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए अंडर आर्टिकल 12, क्योंकि ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स के हेड हैं, उसके बाद इसके ट्रस्टीज होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इस फंड को स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया इस फंड को स्टेट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना है, ना ही पार्लियामेंट के अंदर, और ना ही स्टेट असेंबली के अंदर बना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे FPAK एम्बुश। अब सार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली थी UN जनरल असेंबली के साइडलाइंस पे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान चाहता था जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी इस मीटिंग में आने दिया जाए और उनको भी इस मीटिंग में इंक्लूड किया जाए, लेकिन सारे कंट्रीज़ इसके अगेंस्ट थे, या कुछ जो कंट्रीज़ इसके अगेंस्ट थे वो नहीं पता कि कौन से कंट्रीज़ इसके अगेंस्ट थे। लेकिन सार्क में ये एक इसका प्रोविज़न है कि कोई भी डिसीजन होता है सार्क में तो कंसेंसस बेस्ड होता है। तो अगर 2-3 कंट्रीज़ ने भी इसके अगेंस्ट हो गए होंगे कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इसमें नहीं रखना चाहिए, तो उसके बाद उनको नहीं लाया गया था और सार्क की मीटिंग कैंसिल हो गई। तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन आज तक कोई भी आउटकम ऐसा दे नहीं पाया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर्स हैं। अफगानिस्तान भी अब इसका मेंबर बन गया। इंडिया पाकिस्तान पुलवामा अटैक के बाद से कोई मीटिंग हुई ही नहीं। तो नो टीयर्स नीड टू बी शेड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ द UNGA। तो ऑथर ने बोला है कि इसमें कोई दुख की बात नहीं है कि सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कैंसिल हो गई, क्योंकि वो तो होना ही था। जो अफगानिस्तान था उसको सार्क में इंडक्ट किया गया, सबसे नया मेंबर अफगानिस्तान ही है इसका, और इसीलिए इंडक्ट किया गया था क्योंकि ये माना गया था ये जो कंट्री है इतने टाइम वॉर में रहा, फिर आइसोलेशन हो गया, और हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कनेक्शंस तो हैं ही इसके रीजन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इसलिए अफगानिस्तान को सार्क में इंडक्ट कर लिया गया था। लेकिन वापस से अब अफगानिस्तान को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तो साउथ एशिया को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा। अब ऐसी गवर्नमेंट जिसे ना यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया है, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम कैसे किसी मीटिंग में बैठने दे सकते हैं। तो इन द सार्क ग्रुपिंग इवन पाकिस्तान विच मेक्स नो सीक्रेट ऑफ इट सपोर्ट फॉर द तालिबान गवर्नमेंट, अभी तक यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेजिटिमेसी नहीं दी है, तो उसके बाद हम उसको कैसे मीटिंग्स में बुला सकते हैं। तो हाउएवर द लार्जर इशू ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान इज लूमिंग। अब IEA जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है, उन्होंने UN सेक्रेटरी जनरल को ये लेटर लिखा है कि अब उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को UN में बुलाया जाए, और उन्हें भी UN जो जनरल असेंबली में सारे लीडर्स एड्रेस कर रहे हैं तो उसमें जो तालिबान के लीडर है वो भी एड्रेस करें। तो अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि वो UNGA में एड्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें ये बताया गया है, एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वोलोंग नेचर रिजर्व कहाँ पर है, तो चाइना में है। तो एक कंप्यूटर मॉडलिंग और रिसर्च की गई जिससे ये पता चला है कि जो पांडास होते हैं अगर उनका हैबिटेट बहुत ही ज़्यादा आरामदायक हो जाता है और उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने लगते हैं तो वो मेट नहीं कर पाते और उनकी पॉपुलेशन कम होती जाती है। तो बेसिकली उनको
जो फैसिलिटी दो, कंफर्टेबलनेस दो, लेकिन वो थोड़ी कम कंफर्ट लेवल होना चाहिए। ज़्यादा कंफर्ट लेवल हो जाता तो वो मेट नहीं कर पाते हैं। तो जीन फ्लो अमंग जायंट पांडास इंक्रीज एज द प्रोपोर्शन ऑफ द आइडियल बैम्बू रिच हैबिटाट विद इन अ लैंडस्केप इंक्रीजेस बट देन सीज अ डिक्लाइन। अगर ये जो बैम्बू रिच हैबिटाट जो उनको लैंडस्केप में मिलता है, अगर ये फिगर 80% से ऊपर चला जाता है तो उनकी जो मेटिंग होती है वो डिक्लाइन होने लगती है। तो पांडा फॉर अ लॉन्ग अ सिंबल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब पांडा इंडेंजर्ड स्पीसीज में थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो वल्नरेबल लिस्ट में आ गए हैं। तो बस ये आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक है, पर पढ़ लिया। अब एंकरिंग द क्वाड। अब यहाँ पर क्वाड की बात की गई है, तो भी क्वाड की मीटिंग होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने बोला है अब क्वाड के साइडलाइंस पे भी इश्यूज कौन कौन से चल रहे हैं। तो पहला इशू तो इंडो पैसिफिक का, जिसमें चाइना जो है अपना एग्रेशन दिखाता रहता है। दूसरी बात अफगानिस्तान के जो रेपरकशंस होने वाले हैं, जो यहाँ से यूएस चला गया छोड़कर। तीसरी बात जो ऑकस का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब ये 3 इश्यूज़ हैं, इसके साइडलाइंस पे अभी यहाँ पर मीटिंग हो रही है क्वाड की। तो यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन वाशिंगटन में होस्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की मीटिंग को। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने ये बोला है, ये जो ऑकस बनाया गया ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके का पार्टनरशिप, तो यहाँ पर अब यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जापान और इंडिया को वो इंश्योर करे कि ये जो ग्रुप है, ये क्वाड के अंदर कोई इनर ग्रुप नहीं है, कि ऐसा ना हो कि क्वाड के अंदर एक इनर ग्रुप बना ले और इनके बीच में ज़्यादा टॉक्स हो रही हैं और इंडिया और जापान को उससे बाहर रखा जाए। तो यहाँ पर यूएस को ये बात क्लियर करने की ज़रूरत है, इंडिया और जापान को। अब यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स डिवाइडेड है कि ऑकस की वजह से क्वाड को फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। तो ऑथर ने बोला है तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, अभी हम ऐसा कुछ डिसीजन नहीं दे सकते हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी रिलीज़ की है कि उनकी भी एक स्ट्रैटेजी होगी इंडो पैसिफिक को लेकर। अब ईयू ने ये बोला जो भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, क्वाड जैसे नेशंस हैं, उनको यूरोपियन यूनियन उनके साथ तैयार है चाइना के असर्टिव बिहेवियर को काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पर हमें यूरोपियन यूनियन का भी साथ मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पर चाइना क्वाड को ये बोलता रहता है कि ये जो क्वाड है एशियन नेटो है, ये बहुत जल्दी डिसिपेट हो जाएगा जैसे सी फॉर्म डिसिपेट होता है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है सबसे पहले यहाँ पर क्वाड ने चाइना को ये भरोसा दिला दिया, जो क्वाड है वो सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं है, क्वाड के और भी ज़्यादा एजेंडाज हैं। जैसे कि पहला एजेंडा इसका ये था कि जो भी इंडो पैसिफिक कंट्रीज़, नीडी इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ है, उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना है। दूसरा एजेंडा ये था ये जो 5G जैसी टेक्नोलॉजीज़ है ये चीपर दामों में प्रोवाइड करानी है। और तीसरा एजेंडा इसका ये था जो क्लाइमेट चेंज है उससे कैसे डील किया जाए। तो ये सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं बना है, इस ग्रुप के एजेंडा उससे बहुत ज़्यादा आगे हैं। आगे चलते हैं हम, तो एन एक्सपेंशन ऑफ द एजेंडा, और ऑथर ने बोला इसका एजेंडा को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप नए एरियाज इंक्लूड कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के, कनेक्टिविटी के, एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी। अभी जब G7 समिट हुई थी तो यूएस ने अनाउंसमेंट किया था कि हमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये बात उन्होंने बोली थी कि हमें वर्ल्ड को फिर से बनाना है और अच्छी तरीके से बनाना है। लेकिन अभी इसका रियलिटी में ये जो बात बोली गई थी उसका कुछ सिग्निफिकेंस दिख नहीं रहा है। अब जो क्वाड है उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की ज़रूरत है। तो जॉइंट इनोवेटिव एंड प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस आर वर्थ कंसिडरिंग। जैसे क्वाड इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स रिपोर्ट एक आई थी, तो उसके रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखकर यहाँ पर क्वाड को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है। जो इंडिया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है क्वाड में, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है क्वाड कंट्रीज़ में अगर देखा जाए। और जो भी अफगानिस्तान से टेररिज्म आएगा इंडिया पर उस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में है अफगानिस्तान के साथ। तो इंडिया की बहुत ही ज़्यादा पिवटल पोजीशन है इंडो पैसिफिक में भी। तो हो सकता है जो 2022 की क्वाड समिट है वो इंडिया को ही होस्ट करने को मिले, तो हो सकता है उसको न्यू दिल्ली होस्ट करे, और जो इंडिया है वो पूरी तरीके से तैयार है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। अब नेक्स्ट है, तो ये भी क्वाड पर ही आर्टिकल है, तो हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले ऑथर ने ये बोला है जो ट्रंप है उन्होंने 2017 में क्वाड को रिवाइव किया, लेकिन जब जो बाइडन ने अपना कैंपेन किया तो उन्होंने क्वाड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी अपने कैंपेन में। लेकिन जब वो वापस से पावर में आए तो यहाँ पर वो क्वाड को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो जब से आए तब से 3 मीटिंग हो चुकी हैं क्वाड की। तो क्वाड की लीडर समिट हुई, फिर मिनिस्टेरियल लेवल पे भी समिट हुई है। तो दिस वाज कंसिस्टेंट विद द एडमिनिस्ट्रेशंस डिजायर टू शोर अप अलायंसेस एंड पार्टनरशिप। अब यहाँ पर चाइना को काउंटर करने, बेसिक पर्पस तो चाइना को काउंटर करना ही है, भले ही जो यूएस है वो डायरेक्टली ये बात बोल नहीं रहा है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला सबसे पहली बात जो यहाँ पर यूएस है वो अपना एजेंडा चाइना फर्स्ट अप्रोच लेकर नहीं चलना चाहता, वो इंडो पैसिफिक और एशिया फर्स्ट अप्रोच लेकर चलना चाहता है कि पहले हम इन कंट्रीज़ के अलाइज बनाएं, उसके बाद हम डिसाइड करें कि चाइना को कैसे काउंटर करना है। अब जो क्वाड है एक मल्टीलेटरलिज्म का भी वो एक एग्जांपल देता है कि आप सिर्फ बाईलेटरल ग्रुपिंग से चाइना को काउंटर नहीं कर सकते, और बाईलेटरल ग्रुपिंग्स उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं होती एज कम्पेयर टू कोalition ऑफ द एलाइज। इंडो पैसिफिक में जो क्रूशियल इंटरेस्ट है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का वो यही है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, फ्लाइट बेस्ड नेविगेशन होना चाहिए। जो चाइना वो किसी भी रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानता, यहाँ तक कि वो यूएन आर्बिट्रेशन के डिसीजन तक को नहीं मानता है। Enter the Quad which brings together countries that meet the 3 requirements of ideal coalition membership। जो क्वाड है वो रेलेवेंट भी है, रिसोर्सफुल भी है, और सारी जो कंट्रीज़ हैं
उनको इंडो पैसिफिक में वो सारे लोग उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बीजिंग की असर्टिवनेस तो बढ़ रही है, तो विज ऑफ क्वाड मेंबर्स देमसेल्व्स दिस बिहेवियर हैज़ हेल्प स्ट्रेंथन द 4 कंट्रीज बायलैटरल एंड ट्राइलैटरल टाइज ऑन विच द क्वाड इज बिल्ट। अब जो क्वाड है उसकी पहली बार बात की गई थी जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, तो ये चारों कंट्रीज आए थे साथ में और इन्होंने उस इंडियन ओशन सुनामी के रिस्पांस के लिए एक ग्रुपिंग बनाई थी जिसको क्वाड 1.0 बोला गया था 2007 में। अब जो है वो क्वाड का 2.0 वर्जन हम देख रहे हैं, और क्वाड 2.0 क्या कर रहा है, कोविड वैक्सीन डोजेज 1 बिलियन कोविड वैक्सीन डोजेज के जॉइंट प्रोडक्शन की बात की गई है। तो यहाँ पर ये सिर्फ चाइना को काउंटर नहीं कर रहा, इसके अलावा भी इसकी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पर जो चाइना ये बोलता है कि ये जो ग्रुप है ये यूएस ने इम्पोज किया, एक्सक्लूसिव है, एंटी चाइना है, तो ये सारी बातें जो हैं इसको काउंटर किया जा सकता है क्योंकि जो क्वाड के और भी बहुत सारे एजेंडाज है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि क्या बातें की जा रही हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ऑथर ने बोला रीडिंग गोलवालकर एंड सावरकर। तो अभी क्या चल रहा है, ये कैंपेन चल रहा है एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में कि जो वीर सावरकर की राइटिंग्स और गोवालकर की राइटिंग्स उनको डिलीट कर देना चाहिए और वो नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। तो ऑथर ने बोला पढ़ाया सब जाना चाहिए, बस लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि कोई भी प्रोपेगेंडा कैसे सेट किया जाता है। जो हिस्ट्री में हिटलर की जो राइटिंग्स है वो वहाँ के लोगों को पढ़ाई जाती हैं, वो लोगों को पढ़ाई जाती हैं, तभी लोगों को समझ आता है कि ऐसा क्या था कि हिटलर ने ऐसा क्या कर दिया कि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा एंटीसेमेटिक बिहेवियर डेवलप हो गया, लोग बिल्कुल ज्यूज़ के अगेंस्ट हो गए और इतनी ज़्यादा मास किलिंग्स हुई, फिर भी लोग कुछ क्यों नहीं बोले। तो यहाँ पर इन चीज़ों को क्रिटिकल एनालाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप वो चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा बिहेवियर डेवलप कराया कैसे जाता है। तो सिलेबस इज नॉट अ सेट ऑफ प्रोपेगेंडा मटेरियल। तो कोई भी सिलेबस कभी भी प्रोपेगेंडा मटेरियल नहीं होता है। जब भी हम रीडिंग्स इंक्लूड करते हैं डिफरेंट काइंड्स की, तो हम ये सोचते हैं कि लोग उसको पढ़ें और उसके बाद उसको एनालाइज करें, हर क्रिटिकली एनालाइज करें, क्रिटिकल थिंकिंग करो उसको लेकर। जो जीनोसाइड और रेशियल सुप्रेमेसी होती थी उनको वैलिड व्यू पॉइंट्स की तरह ट्रीट ना करो। अगर आपकी बुक में कहीं जेनोसाइड की बात की गई है तो ऐसा थोड़ा ना मान लिया जाएगा कि हाँ जेनोसाइड हुआ तो ठीक हुआ। आप उसको क्रिटिकल थिंक करो कि जेनोसाइड हुआ क्यों। बट वी डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ जेनोसाइडल आइडियाज टर्न इनटू कॉमन सेंस। अब लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि नहीं जेनोसाइड नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, पढ़ाया सब जाना चाहिए, लेकिन जो लोगों के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस आनी चाहिए कि कैसे हम उसको एनालाइज करें। अब फॉर एग्जाम्पल ऑश्विट्ज़ में जहाँ पर हिटलर ने डिटेंशन सेंटर्स में इतने सारे लोगों को मार दिया, तो ये बात पढ़ाई जाती है ना जर्मनी में। तो हाउ कैन यू अचीव दिस इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ पीपल विलिंगली बिकम कॉम्प्लिसिट इन द क्राइम। तो आप ये कैसे समझोगे, अगर आप ये पढ़ोगे ही नहीं तो आप ये कैसे समझोगे कि जो लोग हैं वो इस क्राइम के अगेंस्ट कुछ बोले क्यों नहीं। उस समय लोगों ने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट क्यों कर ली जो भी हिटलर बोलता था। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर इनकम एंड पोल बाउंड स्टेट्स। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम बताई गई है, तो हम देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी 2020-21 रिलीज़ किया है, जिसमें पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता चला है। तो चार्ट 1 में ये पता चलता है जो गोवा है उसकी पर कैपिटा इनकम 3.04 लाख है, जो उत्तराखंड है उसकी 1.59 लाख है, पंजाब की 1.19 लाख है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से भी कम है, जैसे मणिपुर सिर्फ 54,000, उत्तर प्रदेश सिर्फ 44,600। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की इतनी ज़्यादा कम क्यों है पर कैपिटा इनकम, क्योंकि ये ग्रो ही बहुत कम हुआ है, लगभग 2% से ग्रो हुआ है जब से बीजेपी की सरकार आई है। तो ये हम इसके पॉलिटिकल व्यू पॉइंट में नहीं जाएंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी रही है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है तो 2018 से 22 तक फाइनेंशियल ईयर में सबकी ही पर कैपिटा इनकम कम हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं नेशनल एवरेज पहले 5.5 से ग्रो हो रहा था, फिर 4.6 से फिर 2.7। यहाँ पर सारी स्टेट्स की देख सकते हैं कि सबकी डिक्लाइन ही हुई है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर एक जीन की बात की गई TBXT। इस जीन में म्यूटेशन की वजह से जो ह्यूमंस है उन्होंने अपनी टेल्स लूज़ कर दी। तो पहले ह्यूमंस की टेल्स होती थी, आपको पता है वो लूज़ किस वजह से की है, तो इस जीन में मॉडिफिकेशन की वजह से। बस ये आपको पता होना चाहिए TBXT में मॉडिफिकेशन की वजह से ये जो टेल है ये खत्म हो गई। तो रिसर्चर्स हैव प्रपोज दैट दिस म्यूटेशन रैंडमली स्टक एन एप सम 20 मिलियन ईयर्स अगो। तो किसी एप में ये म्यूटेशन हो गया था और वो म्यूटेशन फिर सर्वाइव करता गया और ऑफस्प्रिंग्स में भी वो म्यूटेशन ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से अब टेल नहीं होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये हवाना सिंड्रोम। अब यहाँ पर ये क्लेम किया गया है कि इंडिया में भी जो यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिसर आए थे विद CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स, उन्होंने हवाना सिंड्रोम एक्सपीरियंस किया है इंडिया में। तो अब हवाना सिंड्रोम है क्या, तो क्यूबा की कैपिटल हवाना, ये आपको पता होगा। तो क्यूबा में जो एम्बेसी है यूएस की, तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनको एक दिन बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी, जैसे कि उनके हेडेक्स होने लगे, नोजिया होने लगे, वर्टाइगो होने लगा, मेमोरी लॉस होने लगी। तो इसको ही हवाना सिंड्रोम बोला जाता है। जो सिंड्रोम है सबसे पहले 2016 में रिपोर्ट हुआ था जब यूएस ने अपनी एम्बेसी हवाना में खोली थी।
अब ये किस वजह से हो सकता है, तो अभी कोई श्योर नहीं है किस वजह से हुआ था। इट वॉज इनिशियली सस्पेक्टेड टू बी सोनिक अटैक, पहले इसे सोनिक अटैक माना गया, बाद में बोला नहीं ये सोनिक अटैक नहीं है। फिर यहाँ पर बोला गया कि ये हाई पावर माइक्रोवेव बीम्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड गैजेट द्वारा अमेरिकन के ऊपर लगाई जा रही हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन जो माइक्रोवेव के द्वारा किए जा रहे हैं वो लगभग कोल्ड वॉर एरा से ही हो रहे हैं। तो इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने ये बात बोली कि उन्हें कोई नहीं पता कि किसी इंडियन एजेंसी के पास ऐसी डिवाइस है जो कि माइक्रोवेव को ऐसे कर सकती है, और हम अनलाइकली कि किसी भी फॉरेन पावर ने यूएस ऑफिशियल के ऊपर ऐसा किया होगा। तो यहाँ पर दिया है कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर हवाना सिंड्रोम से कोई इफेक्ट होता है, तो ये आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर तालिबान ने यूएन चीफ को बोला है कि उनकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए जनरल असेंबली में। तो तालिबान हैव रिटन टू सेक्रेटरी जनरल नॉमिनेटिंग द स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन एज अफगानिस्तान न्यू एम्बेसडर। तो वो भी 76 सेशन जो जनरल असेंबली का उसको वो एड्रेस करना चाहते हैं। तो अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि उन्हें बोलने दिया जाएगा नहीं बोलने दिया जाएगा। अब फ्रांस के साथ जब ऑस्ट्रेलिया की डील कैंसिल हुई तो EU और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड पैक्ट होने वाला था अब वो नहीं हो रहा है, फॉल आउट हो रहा है उसका। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर ने ये बोला है कि ये डील बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया और EU का ट्रेड डील होने दिया जाए इन सॉलिडारिटी विद फ्रांस। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो फ्रांस के साथ सॉलिडारिटी में आ गया और उन्होंने पब्लिकली क्वेश्चन किया है कि ट्रेड डील हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कर भी सकते हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, एक दिन डील करता है दूसरे दिन कैंसिल कर देता है। तो ऑस्ट्रेलिया EU FTA इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज। तो अब इनके ट्रेड मिनिस्टर ने बोला नहीं डील होनी चाहिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद होगी अगर डील होगी। तो आगे चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, बस ये हम इंडेक्स देख लेते हैं। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 जिसमें इंडिया की पोजीशन ड्रॉप हो गई 59th प्लेस पे। अब ये कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखता है, तो ई गवर्नमेंट, ई सिक्योरिटी, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसे कौन निकालता है, तो इसे निकालता साइबर सिक्योरिटी कंपनी शार्क। और इंडिया की पोजीशन कम हो गई, 59 हो गई, इससे पहले 57 हुआ करती थी। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। फिर लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।